वही चीज है, मतलब हमसे भी यहाँ पे भी जो हमारे जूनियर्स हैं, तो वो भी हमसे ये बोलते हैं कि सर आपको ऐसा अभी। मैं कहता यार यार तो काम ही नहीं है मेरे पास। तो वो यही बोलते हैं कि सर आप बहुत काम करके आए हो ना, इसलिए आपको यहाँ काम नहीं लग रहा है। अगर आपने यहाँ पे शुरुआत से लगे हो तो आपको ऐसा हो सकता था, लगता है कि काम बहुत ज्यादा है। तो ना वो नमस्कार दोस्तों। बैंकर कपल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही खास मेहमान है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं प्रदीप कुमार जैन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। ये इंस्पेक्टर हैं जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद प्रतीक जी। चलिए अपन अब वीडियो का जो मेन टॉपिक है इंटरव्यू का हमारा, कि हमें देखना है कि प्रिपरेशन वगैरह कैसी होती है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे एस्पायरेंट्स के भी, और जो लोग चैनल से जुड़े रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो मैं एक एक करके उस चैनल पे उस बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा बहुत, कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसे, कहाँ से हुई है, और कॉलेज में आपने कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करी है। तो थोड़ा इस बारे में, अपने बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन है। मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने ललितपुर के ही कॉन्वेंट स्कूल से की थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो। और उसके बाद 11वीं 12वीं जो मैंने की है वो अग्रवाल पब्लिक स्कूल इंदौर से की थी। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन हुई है वो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। बीकॉम ऑनर्स मेरा कोर्स था। उसके पश्चात मैंने बीटीसी होती है उत्तर प्रदेश में टीचिंग के लिए, एक कोर्स होता है। तो मैंने वो कोर्स किया था 1.5 साल। उस टाइम पे मैं 23 साल का लगभग था। तो वो करने के बाद फिर टीचिंग के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज एक जॉब चाहिए थी, तो कर ली थी। फिर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, एक बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था उस टाइम पे जब लगा कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और ज्यादा जल्दी तरीके से हम लोग थोड़ी मेहनत करके कर सकते थे अवेलेबल जॉब को। तो उस टाइम पे मैंने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिया, आईबीपीएस पीओ का सारे एग्जाम दिए। तो पहले अटेम्प्ट में तो फेलियर ही हाथ लगा था। मालूम नहीं था कि कैसे करते कैसे नहीं करते। फिर थोड़ा थोड़ा देखा समझा एग्जाम को। तो पहले अटेम्प्ट में आईबीपीएस क्लर्क का पेपर निकला। उस टाइम पे मैं इलाहाबाद बैंक में, अब जो कि इंडियन बैंक है, क्लर्क रिक्रूट हुआ था। तो वहाँ मैंने करीब 15 दिन की ट्रेनिंग होती है वो करी थी। और 5 दिन करीब मैंने सर्विस दी थी अपनी। उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी एक जॉब निकली थी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिसको लेखपाल बोलते हैं। उसमें मेरा चयन हुआ था। तो उसमें मैं सागर जिले में पोस्टेड था, मध्य प्रदेश में, पटवारी के रूप में। 10 महीने मैंने वहाँ जॉब करी। पर मन नहीं लग रहा था, एक ऑफिसर बनना था, एक मन में था कि ऑफिसर बनना है। तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया लगे हाथ। और भगवान की कृपा रही तो मेहनत भी थी। तो पीओ बने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चयन हुआ। ट्रेनिंग हुई, ग्वालियर में पोस्टिंग हुई, फिर टीकमगढ़ में पोस्टिंग हुई। 2.5 साल करीब सर्विस दी। पर थोड़ा बेहतर की चाह हमेशा रहती है हर व्यक्ति को, और रहनी भी चाहिए। तो उसमें फिर मैंने एसएससी का एग्जाम भी दिया। तो एसएससी में मैंने मतलब पेपर तो मैं 2016 से दे रहा हूँ। 16 में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, 17 में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, 18 में क्लियर हुआ। तो मैं सिलेक्ट होकर के आया हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर। यहाँ मैं सूरत में, गुजरात जोन मुझे मिला था। और मैं सूरत में पोस्टेड हूँ फिलहाल। फिलहाल मेरी ट्रेनिंग चल रही है बड़ोदरा में। उसके बाद 19 वाला भी मैंने एसएससी दिया था, क्योंकि एसएससी में लेट लतीफी के कारण एग्जाम आगे पीछे हो जाते थे। तो मैंने दिया पेपर, 2019 का भी दिया था। उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ ही नहीं। मतलब ये भी होता है कि मतलब एक बार आप सिलेक्शन ले लो और दोबारा आप वही पेपर दो। सेम पैटर्न पे था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन फिर आगे प्रिपरेशन करते रहे। अभी चालू है, अभी थोड़ा सा आगे सोच रहा हूँ आगे। और यूपीएससी का भी सोचा है, आरबीआई ग्रेड का भी सोचा है कि और बेहतर अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप मतलब उन लोगों में से हैं, जो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आईबीपीएस क्लर्क भी देते हैं, वहां सिलेक्शन लेते हैं, आईबीपीएस पीओ देते हैं, वहां सिलेक्शन लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जैसा आपने बताया कि पटवारी का पेपर वो होता है, तो वहां भी आपने सिलेक्शन लिया। उसके बाद अब आप सेंट्रल एक्साइज में एक इंस्पेक्टर के पद पे तैनात है, तो एसएससी का भी पेपर आपने देखा। क्योंकि काफी सारे बच्चे जो होते हैं, वो आईबीपीएस का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न से हटके ये सारे पेपर्स हैं, क्योंकि आपको तो इन चीजों का काफी अनुभव होगा। तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा, और उसके बाद ये जो अलग अलग इनके कोर्सेज थे, तो इनको क्या एक साथ तैयारी आपने करी या अलग अलग तैयारी करी? मतलब आपने इतना सामंजस्य इन सब में कैसे बैठा है सब्जेक्ट वाइज? थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटेजी बता सके अपनी। देखिए, मतलब जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ में या फिर एसएससी सीजीएल में,
लगभग हर एग्जाम में, चाहे पटवारी का भी पेपर था, उसमें खाली, जैसे कि नॉर्मली क्या प्रीलिम्स मेंस होता है क्लर्क में, पीओ में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है, वो सबको मालूम है। एसएससी में टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 तक होता था, अब थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न। और वैसा पटवारी में सिर्फ सिंगल स्क्रीनिंग थी, खाली एक ही एग्जाम देना था और सिलेक्शन था। तो हुआ यूं कि हर एग्जाम का लगभग प्रीलिम्स मतलब सेम ही होता है। जैसे आईबीपीएस पीओ देख लो, चाहे क्लर्क देख लो, आरआरबी का देख लो, हाँ, एसबीआई का देख लो, प्रीलिम सेम होता दिखता है। है पैटर्न सबका सेम ही है। पैटर्न पैटर्न सेम ही है। एसएससी में भी सेम ही है लगभग। आप एक ही चीज एडअप हो जाती है यहाँ पे, वहाँ पे मैथ रीजनिंग इंग्लिश आती है, यहाँ पे जीए एक सेक्शन और बढ़ जाता है एसएससी में। तो जनरली आईबीपीएस पीओ के लिए, क्लर्क के लिए हम जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन तो करते ही हैं मेंस के लिए। तो वो एसएस में प्री में पूछ ली जाती थी। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि लोग ऐसा मानते हैं, एक मिथ है ऐसा कि मतलब कि किया नहीं जा सकता या हो नहीं सकता। तो मैं तो सिलेक्शन लेने के बाद भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी सोच रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि लगता है लोगों को कि, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि प्रिपरेशन अगर एक बार ईमानदारी से ढंग से की जाए ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोई से भी, मतलब अगर भले हम बैंकिंग के लिए करें, भले हम एसएससी के लिए करें, तो 60 to 70% सिलेबस जो होता है ना, वो लगभग सेम ही होता है हर चीज का, है ना। थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे कि एमपी पटवारी का मैंने दिया, तो उसमें मैथ थी, हिंदी थी, है, रीजनिंग थी, और फिर कंप्यूटर थी, और फिर जो था मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानना था, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना पड़ा मध्य प्रदेश के बारे में। तो उसके लिए मॉक पेपर्स दे दिए, प्रीवियस ईयर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के जो पेपर्स होते थे वो एनालाइज कर लिया, देख लिया। थोड़ा सा मेहनत लगती है हल्की सी, पर अगर एक बार ढंग से तैयारी कर ली जाए ना किसी भी एग्जाम्स की, तो लगता है मुझे ऐसा कि मतलब कि सबका हो सकता है। मतलब 60 से 70% पैटर्न सेम ही होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का देख लो, एग्जाम सेम है, मतलब पैटर्न सेम है। इसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो लाना चाहती है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। सीईटी हम्म। क्यों लाना चाहती है गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए, एसएससी रेलवे के लिए? उसका रीजन ये है कि मल्टीपल एग्जाम कराते हैं, टाइम खराब होता है, तो उसके लिए तो सीईटी लाना चाहती है। इसका मतलब सीधा सिंपल सा एक ही है ना, कि 60 से 70% सिलेबस सेम था, है नहीं है? वो लॉजिक लगाया जा सकता है खुद से भी। ऐसा मतलब लगता है लोगों को कि नहीं किया जा सकता, पर किया जा सकता है। ऐसा ऐसा वो एक वो नहीं है कि लोगों ने ऐसा बना रखी है मानसिकता ऐसी। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अलग अलग एग्जाम की इतनी तैयारी करी, तो कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का कितना महत्व होता है? क्योंकि सही डायरेक्शन मिलना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मुझे जहां जी। तक ध्यान है, तो जो लोग आईबीपीएस पढ़ाते हैं वो एसएससी सीजीएल ज्यादा अच्छे से पढ़ा सके जरूरी नहीं है, और जो एसएससी सीजीएल पढ़ाते हैं बिल्कुल। वो स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा सके ये भी जरूरी नहीं है। तो आपने कैसे कोचिंग चुनी? सबसे पहले जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, उस टाइम पे देखिए, मैं इतना, हर कोई जब कॉलेज में होता है ना, तो इतना सजग नहीं होता है चीजों के प्रति कि मुझे नौकरी करनी है या फिर कुछ। उसको तो ये लगता है भाई कोई सी भी एक नौकरी मिल जाए और हमारा जीवन सेट हो जाए। हर व्यक्ति की मानसिकता यही रहती है। पर जैसे जैसे हम मैदान में उतरते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि अरे, एक एग्जाम ऐसा भी होता है, एक एग्जाम ऐसा भी होता है। तो मुझे जैसे कि मालूम पड़ा कि एसएससी एक एग्जाम है। तो जब मैंने एसएससी के लिए प्रिपरेशन करना चालू की, तो वहाँ मैं दिल्ली में था ही, जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर फेमस ही है कोचिंग्स के लिए। तो मैंने वहाँ पे, जैसे कि एसएससी के लिए प्रिपरेशन चालू करी, तो वहाँ पे एक एकेडमी हुआ करती थी, हंसराज एकेडमी, उस टाइम से, अभी है नहीं है पता नहीं है। तो मैंने वहाँ से मैथमेटिक्स की क्लास की थी, रीजनिंग की क्लास की थी। करीब 3 महीने का कोर्स था। तो एक फाउंडेशन कोर्स था, उससे मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी। उसके बाद कुछ सर, जैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग जाएंगे तो वहाँ से नोट्स हमको मिलते हैं। और एट द एंड देखिए, कोचिंग जो भी कराए, चाहे कोई सी भी कोचिंग में जाए, भले यूपीएससी करे, एसएससी करे, बैंक करे, कोचिंग वाले खाली हमें गाइडेंस ही दे सकते हैं। एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, है नहीं है? तो 2016 में मैंने पेपर दिया, मेरा नहीं हुआ, कोचिंग करने के बाद भी नहीं हुआ। लेकिन क्या किया जा सकता, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता था। तो भाई हमने अपनी जो कमियां थी वो समझी, सेल्फ एनालिसिस किया, उनको दूर किया। 2017 में दिया, फाइनल लिस्ट तक पहुंचे, तब भी नहीं हुआ। फिर 2018 वाला दिया, भाई कमियां रह गई होंगी कहीं, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि हमें खुद में दूसरों को दोष देने से बेहतर होता है कि मतलब हम खुद बेहतरी करें खुद में। और एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, कोई सा भी एग्जाम हो, इरेस्पेक्टिव, कोई सा भी एग्जाम हो, भले यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई सा भी एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आईबीपीएस और एसएससी सीजीएल के लिए काफी सारे लोग कहते हैं कि आईबीपीएस एसबीआई पीओ वगैरह के जो पेपर होते हैं इनके अंदर आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा चाहिए, मतलब हम्म। स्पीड पे ज्यादा जोर रहता है। और एसएससी नो सीजीएल के जो डाउट, पेपर टाइम कम। रहते हैं वो थोड़ा पैटर्न उनका अलग रहता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी काफी महत्व होता है। जनरल स्टडी का हम्म। सब्जेक्ट उसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इस बारे में हम्म। थोड़ा सा समझाए, क्योंकि आपका दोनों एग्जाम देने का एक्सपीरियंस अलग रहा हम्म। है।
हाँ देखिए, इसमें मेरा कहना ये है, जैसे कि हर एग्जाम के लिए ना हर व्यक्ति की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। अब जैसे कि मैं पहले, मेरा एग्जाम बैंक का क्लियर हुआ था, तो बैंक की बात करूंगा। जैसे कि मैंने बैंक के लिए क्या प्रिपरेशन रखी थी कि प्री में, जैसे कि मेरा ये था कि मेरा प्री क्लियर हो गया ना तो मेंस तो मैं क्लियर कर ही लूंगा। कारण उसका ये था, लोग पहले सोचते कि हम प्री क्लियर कर लेंगे तो हम मेंस के बारे में सोचेंगे, पर मेंस की मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि मैं खाली प्री करने की सोच रहा था। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सेक्शनल कट ऑफ की वजह से ही मतलब आदमी रुक जाता है। मेरे साथ भी पहली बार की प्रयास में यही हुआ था, जब मैं क्लर्क बना इलाहाबाद बैंक में। उस टाइम पे मेरा पीओ केवल 0.25 मार्क्स से रुका था फाइनल लिस्ट में, वो भी सिर्फ रीजनिंग के सेक्शन में। मतलब माइनस मार्किंग की वजह से मेरा रुक गया था। तब एहसास होता है कि मतलब कि हाँ, माइनस मार्किंग का भी इम्पोर्टेंस है। तो कहना मेरा ये है कि जैसे कि मैंने जब आईबीपीएस की तैयारी की थी बैंकिंग के लिए, तो मुझे मालूम था कि मैथ मेरा अबव एवरेज है, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ उसमें, मुझे मालूम था। पर रीजनिंग एक ऐसी चीज थी और इंग्लिश एक ऐसी चीज थी, चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आता था, तो मेरी इंग्लिश मतलब ठीक ठाक थी। मुझे मतलब ऐसा कोई वो इशू नहीं हुआ इंग्लिश पढ़ने में। लोगों को होता है, नो डाउट, देखो कुछ एक एज तो मिलता है हम अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, है ना। अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले कर नहीं सकते। अगर वो मेहनत करें तो काफी सारे हिंदी मीडियम वाले लोग भी हैं हमारे साथ, जो मतलब नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे भी, है ना। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो ऐसा हूँ कि जो आईबीपीएस पीओ निकाल करके और बैंक की जॉब करके, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। लोगों को जानता हूँ। मतलब सर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो और मतलब मर्चेंट नेवी, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, मतलब इतनी नौकरियां छोड़ करके आदमी यहाँ पे भी आया मेरे साथ बैठे। एसबीआई हम्म पीओ छोड़ करके 3 3 साल की नौकरी करके मतलब लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ। मुझे हम्म लगता था कि मैं ही सारा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता था ऐसा यहाँ ज्वाइन करने के पहले। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा इंटेलिजेंस ब्यूरो से लोग छोड़ करके आए, देखा इनकम टैक्स से लोग छोड़ करके आए। मतलब बहुत ऐसा, इंटेलिजेंस ब्यूरो कितनी बड़ी चीज है, सीबीआई कितनी बड़ी चीज है। मतलब वहां से लोग सब इंस्पेक्टर की जॉब, सीबीआई की छोड़कर ईडी, मतलब कहाँ कहाँ से लोग ऐसे ऐसे आए हैं ना, मतलब इंस्पेक्टर की जॉब करने के लिए। बैंक में एसबीआई कितना अच्छा सैलरी देता है, बिल्कुल कितना अच्छा बिल्कुल। सब कुछ है ना। अलाउंसेस इतने शानदार है, फिर भी मतलब एसबीआई थोड़ा वर्कलोड है बैंक में, मानता हूँ। तो उसके लिए मतलब छोड़ करके इधर आया 3 साल जॉब करने का, प्रोविजन कंप्लीट हो गया, प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन भी हो ही जाता उनका, है ना। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना। तो उससे भी हो जाता उनका, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आए। तो मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ कि जो मैं ऐसा करता हूँ, एवरीवन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और रही बात, जैसे कि आप पैटर्न की पूछ रहे थे कि मैंने क्लर्क की तैयारी या फिर आईबीपीएस के लिए कैसा किया था, तो उस टाइम पे कैसा रहा कि मैथ्स में मैं अबव एवरेज था। सर इंग्लिश और रीजनिंग मुझे मालूम था कि मैं कर लूंगा, तो मैंने केवल मैथ्स में उतना किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन देखे, अड्डा 247 एक वेबसाइट है, उस टाइम पे मैंने वहां से प्रिपरेशन चालू करी, ऑल बोर्ड से देखना चालू किया। मतलब तो क्या होता था कि करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाते थे, तो वहां से हमारे डेली मॉक पेपर्स देते थे स्पीड्स के लिए, डेली देते थे, क्योंकि उस टाइम पे बेरोजगार थे। तो खाली एक फुल्ली यही काम था कि भाई पढ़ाई ही करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही करोगे आप। अब एक आदमी की पढ़ाई करना कितना ही डिफिकल्ट होता है, जब आपके पास कोई काम ही नहीं है तो पढ़ाई तो कर ही सकते हो। तो वो एक चीज अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने वहां पे रह करके अपनी रीजनिंग और मैं इंग्लिश और ब्रशअप की, तो उससे मेरा ओवरऑल कट ऑफ में फायदा हुआ, और मैथ्स की मैंने सेक्शनल कट ऑफ निकाल ली थी, तो मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया था। अब रही बात मेंस की, अब मेंस में क्या होता है कि आईबीपीएस मेंस क्या टफ होता है थोड़ा, क्योंकि उसमें जो है ना वो आता है अपना डेटा इंटरप्रिटेशन। और वो उसका तो वही, जब पेपर देखते हैं ना लोग तो तोते उड़ जाते हैं वास्तविकता में। मतलब अगर ये बोली जाएगा, लेमन लैंग्वेज में बोला जाएगा, तो समझ ही नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है। जब मैंने पेपर बिल्कुल देखा ना बिल्कुल। यूपीएस जो मैथ्स का, तो मैंने तो कहा भाई हो गया, बस अब तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर वही स्ट्रेटेजी थी दिमाग में कि जनरल अवेयरनेस मेरा इतना अच्छा था सर, मैं आपको बताऊं, 40 में से 36 नंबर आए थे मेरे। ओ। मतलब लोग डरते हैं जिस चीज से, मैंने उस चीज को अपनी ताकत बनाया था कि मैंने कहा था कि नहीं, उस चीज को मैं करूंगा। और चूंकि जनरल अवेयरनेस कितना सटीक चीज है, खाली 6 महीने का हमको करके जाना है, और आना क्वेश्चन भी उसी में से ही है। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें उस चीज की, तो क्यों नहीं कर पाएंगे हम। तो तो हुआ जनरल ऐसा। जनरल अवेयरनेस आपने कहाँ से पढ़ी थी, ये लोग जानना चाहेंगे कि। जनरल अवेयरनेस देखिए, मैंने अड्डा 247 एक चैनल था उस टाइम पे, कुछ पांडे सर एक थे, अभी वो शायद बाईजूस में पढ़ाने लगे हैं, मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैं उनका भी मैं सुबह जानता हूँ न्यूज उनको। सुनता था। हम्म। हाँ, कुछ पांडे सर को तो मैं डेली उनकी न्यूज सुनता था उस टाइम पे, कुछ पांडे सर हम्म की। और उसके बाद वो पढ़ने के बाद शाम को मैं क्या करता था कि जो उस पे अड्डा 2000 की एप्लीकेशन है, ऑलिव बोर्ड की एप्लीकेशन, तरह तरह की एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक है, तो मैं क्या करता था उनके जो टॉपिक टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, मैं वो करता था। फिर उसके हम्म बाद वीकली वन लाइनर्स आते थे, वो वीकली पढ़ देता था। मंथली मैगजीन्स आती थी उन्हीं की, अड्डा की और ऑलिव बोर्ड की, वो पढ़ देता था। उसके बाद जैसे कि जब एग्जाम आने वाला होता था, तो वो लोग जीए कैप्सूल निकालते थे,
तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते थे। सफिशियंट है। आप अगर 3 4 बार रिवीजन कर लिया है, आपने सुबह पढ़ रहे शाम को अगर क्विज लगा रहे हो, तो आपका उस दिन का रिमेम्बरेंस हो गया है। फिर वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वीकली क्विज कर रहे हो, तो मॉक पेपर तो मस्त है। और मतलब जैसे क्विज खेलते हैं तो वो अच्छी चीज है। मतलब हम अननेसेसरी यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग पे टाइम वेस्ट करते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं, तो उससे अच्छा है हम क्विजेस खेल लें, अगर कुछ कर लें तो मतलब हमारी नॉलेज इनहेंस ही होगी। एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज का मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे गलती करी थी कई बार। तो जैसे आदमी टेस्ट सीरीज लगा रहा है, आज लगाई कल लगाई, तो मार्क्स में जो है इंप्रूवमेंट आना चाहिए। कि जैसे एक हफ्ते तक आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, अगले हफ्ते में किसी ना सब्जेक्ट में किसी में मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी, उसको कैसे एनालाइज करते थे कि आप अपना जो मॉक टेस्ट का स्कोर है उसको दिनों दिन गेन करते जाए? ठीक है। देखिए मैं एक कोई भी एग्जाम हो, इन मतलब कोई सा भी एग्जाम ले लिया हमारे भारत देश में, मैं एक चीज बताता हूँ। एक एक सिलेक्टेड 60 to 70% जो पेपर होता है ना, वो सिलेक्टेड ही रहता है। मतलब वही चीज रिपीट होती है, वैल्यूज चेंज हो जाती है क्वेश्चंस की, सब चीजें चेंज हो जाती हैं। पर एक एक है ना कि जैसे कि रीजनिंग में इनइक्वालिटी आनी है 5 नंबर की प्री के पेपर में, अब हम्म। मालूम नहीं मुझे, सिलोजिज्म के क्वेश्चन 2 आने ही है, हमको मालूम है। और वो इतना टफ नहीं है कि मतलब कि हम नहीं कर सकते। अगर मान लो वो क्वेश्चन मॉक पेपर में मैं दे रहा हूँ और मान लो वहां पे मेरी गलती हो रही है, तो मैं उस चीज को एनालाइज करूंगा कि भाई मैंने गलती की तो कहाँ की, कौन सा कंसेप्ट मेरा मिसिंग है, उस चीज को मैं सही करके और फिर अगली बार जब दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंप्रूव हो जाएगी चीज। तो वैसे इंग्लिश में भी था कि रूल से, नीतू नीतू सिंह मैडम की बुक है, दो मोर देन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। मतलब आप पढ़ लो उनको 2 3 बारी, क्योंकि आदमी जनरली एक बार भी नहीं पढ़ता, एक बार पढ़ के सोचता है कि वो ज्ञानी हो गया है। पर क्या है कि एक हमेशा से हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रिवीजन इज द की। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, आप कितना भी पढ़ लो, है ना, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो हमको याद नहीं रहेंगे ना। तो वही चीज है, मतलब करना तो पड़ेगा रिवीजन। और क्या होता था, जैसे आप बोल रहे हैं ना मॉक पेपर देते थे, एनालिसिस का तरीका वही था कि मतलब जो चीज आनी ही है पेपर में, हमको प्रीवियस ईयर पैटर्न से समझ में आ ही रही है कि भाई ये चीज आती ही है, हमें वो चीजें तो गलती नहीं करनी है ना, कम से कम जो आ ही रही है। अब जो चीज मान लीजिए जैसे कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आई है, तो अनएक्सपेक्टेड तो सबके लिए ही होगी ना, वो हमारे अकेले के लिए थोड़ी होगी। अब है नहीं है, तो वो चीज मेरा मानना ऐसा था कि, लेकिन जैसे करंट अफेयर्स का सेक्शन था, मुझे ये पता था कि प्री अगर निकला ना तो करंट अफेयर्स में मैं 40 में 40 लेके आऊंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट था। 36 भी आए तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर है वो, क्योंकि उतने भी नहीं आते लोगों को, क्योंकि वो लोग ज्यादा क्या करते, मैथ्स पे, रीजनिंग पे फोकस करते। ठीक है, कर जिसकी मतलब इच्छा है, जैसा स्वेच्छा है जिसकी, वो करे। उसको लगता है कि मैथ्स अगर उसकी अच्छी है और वो कर सकता है तो कर ले। मैंने मेंस के लिए भी मैथ्स में यही किया था सर। उसकी जनरल की कट ऑफ जाती है अपनी सेक्शनल मैथ्स की, शायद 15 या 17 जितनी भी गई हो। उस टाइम पे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मैंने सेक्शनल कट ऑफ से मेरे बिल्कुल 1 नंबर ही ज्यादा था, मैं आपको तो मैथ्स में बिल्कुल एज। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में मेरे मार्क्स थे ना वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो रीजनिंग और इंग्लिश और करंट अफेयर्स ने ना मैंने बहुत सीख लिया था उससे। तो और जब मेंस का रिजल्ट आया था ना आईबीपीएस का, तो उसमें नंबर तो आते नहीं है कि भाई कितने नंबर आए, वो तो जो सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनल नंबर तो इंटरव्यू के बाद ही आते हैं। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू में मैं अगर मतलब बेयर मिनिमम अगर मिनिमम मार्क्स भी लेके आऊंगा ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और हुआ भी वही। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ, भोपाल में मेरा हुआ था इंटरव्यू, मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, और फिर भी मेरा, और मैं कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू देने के बाद भी कि रिजल्ट 1 अप्रैल को आता है, तो मैं तो कॉन्फिडेंट था कि रिजल्ट ही तो आना है, हो जाएगा। तो वो चीज थी। और एसएससी के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो एसएससी के लिए मैंने बहुत अच्छी चीज की थी, और मैं हर व्यक्ति को सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखिए क्वेश्चंस वही होते हैं, रिपीट होते हैं, बस तरीके चेंज होते हैं। मैंने जब मैंने 2017 में जो मैंने गलतियां की थी कि मैं नेसेसरी कुछ भी उठा करके पढ़ रहा था, 16 में मैंने वही चीजें की थी, 18 में क्या हुआ मैं रियलाइज किया मैंने कि एक चीज, मैं अननेसेसरी कुछ भी क्यों पढ़ रहा हूँ। मैंने जैसे कि एसएससी के जीडी के पेपर होते हैं, एसएससी सीपीओ के पेपर होते हैं, एसएससी के और भी सीएचएसएल का है, एमटीएस का, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। तो मैंने पिछले 2 साल के सिर्फ क्वेश्चन जो जनरल जीए जीएस के आए थे, वो करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ता ही था, तो जो आए थे ना करीब करीब वो क्वेश्चन अगर मैंने प्रिपेयर किए थे ना, तो कम से कम 2,500 से 3,000 क्वेश्चन तो केवल वही हो गए थे जीए जीएस के। और उन क्वेश्चन को मैंने कंपाइल करके बना करके उन्हीं चीज को बार बार रिवाइज करता गया। तो मतलब रियलिस्टिक बात बताऊं तो 50 में से ना मैंने 36 या 37 नंबर आए थे, उतना लोग जीए जीएस सेक्शन को छोड़ करके जाते थे। और मैंने ना उसमें मैंने सोचा था कि नहीं, अगर इसको ये स्कोरिंग है, मतलब मैथ्स में मैं कमजोर था, मुझे मालूम है कि मैथ्स में मैं कमजोर हूँ, अब एवरेज हूँ, कमजोर तो नहीं बोलूंगा। तो लेकिन मैं कहाँ स्कोर बेहतर कर सकता हूँ, और उसको कंपनसेट कहाँ कर सकते हैं हम, उसको कंपनसेट मैंने दूसरी जगह कर लिया। मतलब टाइम हम कहीं पे लगा रहे हैं ना, जैसे कि, तो
रिजल्ट मिलना चाहिए, फ्रूटफुल होनी चाहिए थी। तो वो चीज थी। मैंने मतलब अपनी स्ट्रेटेजी हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, तो मैंने ऐसा ही सोचा था और ऐसा ही मैंने किया, तो दिक्कत नहीं आपने है। एक बहुत अच्छी चीज बताई कि जो आपका वीक पॉइंट था उसके लिए आपने सोचा कि यार इसकी मैं कट ऑफ निकाल देता हूँ और जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि सब हम्म। में बराबर करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में वो अपने वीक और स्ट्रांग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अभी इस चीज के लिए मैं अभी आपसे बात हो रही है, इसके पहले मैं आरबीआई ग्रेड बी का एक वो वर्कशॉप था वॉली बोर्ड का, मैं वो ले रहा था। तो हम्म। उसमें जितने भी टीचर्स थे, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, सबका कहना यही था कि हमें मास्टर नहीं बनना, हमको पीएचडी नहीं करनी है, बिल्कुल एग्जाम है एट द बिल्कुल। एंड, हमको एग्जाम निकालना है, नौकरी लेनी है, क्योंकि जो काम हमको करना है ना, उस काम की हमको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। तो इस जो हम पढ़ के जा रहे हैं ना, इसका बेयर मिनिमम यूज होगा हमारे नौकरी में। ये खाली क्वालिफाइंग चीज है या फिर, तो हमको मास्टर नहीं बनना, पीएचडी नहीं करनी है उस चीज के लिए, तो क्यों अननेसेसरी मेहनत करें? हमें तो एग्जाम है, स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है और काम करना है हमें अपना। तो वो चीज मैं एक्यूरेसी मानता हूँ, कितनी ये मैटर चीज मुझे करती है? पहले समझ में नहीं आई थी। एक्यूरेसी हाँ, कितनी स्ट्रेटेजी मैटर तो करती बनानी पड़ेगी। है? क्या जी सर? एक्यूरेसी एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है? एक्यूरेसी तो सर मैं तो पहली बार की मैं जब 0.25 मार्क्स से फाइनल रिजल्ट में रुका था ना, उस दिन एहसास हो गया था कि एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है। तो मैंने उस चीज के लिए ये उपाय अपनाया था कि जो चीज आती है तो लिटरली वही करो। अननेसेसरी तुक्केबाजी करना हमेशा नुकसान करेगा आपको, क्योंकि जब आपका रिजल्ट एक नंबर से, आधे नंबर से रह जाएगा ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि अरे हमने यार क्यों गलती की थी ऐसी। हो सकता है आप नहीं करते तो हो सकता था मेरा पहली बार की मैं आईबीपीएस पे हो जाता था। हम्म। मैं क्लर्क ज्वाइन करता, क्यों मैं पटवारी बनता, क्यों करता? क्योंकि एट द एंड बनना तो पीओ ही था ना। लेकिन जी सर। तो चलिए प्रदीप जी, अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना एक क्वेश्चन और है मेरा, थोड़ा अपन एसएससी के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर मतलब, क्योंकि एसएससी को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि कैसा इसका प्रोसीजर होता है, रैंक कितना मैटर करता है, क्या अलग अलग पोस्टें होती है। क्योंकि कई बार जो बैंक पीओ हम्म। होते हैं वो सेलेक्ट होने के बाद भी इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं कि उनका रैंक थोड़ा पीछे आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए कि कैसे ये रन करता है पूरा एसएससी का प्रोसेस। देखिए, मेरा एसएससी में जो प्रक्रिया है सिलेक्शन की, जैसे कि अभी तो चेंज हुआ 2022 का, तो अभी तो पहली बार ही होगा। लेकिन 2021 तक जो होता था मैं उसके रिगार्डिंग बताता हूँ आपको। एसएससी में इंटरव्यू 2015 तक था, उसके बाद एसएससी का इंटरव्यू बंद हो गया था। उसके बाद 16 से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इन्होंने टीयर 3 ऐड किया था। तो 2021 तक यही चला डिस्क्रिप्टिव। तो मैंने 2016 से ही तैयारी चालू करी थी, तो मैं वो बताता हूँ आपको। क्या होता था कि एग्जाम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सब क्लियर हो गया। अब आपका टीयर 4 होता था टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एंड पावर पॉइंट एंड पीपीटी सब, एमएस वर्ड सब, मतलब वो होता था आपका। तो वो करना पड़ता था। एमएस पावर पॉइंट होता था, और आपका एक्सेल, एमएस एक्सेल होता था, और टाइपिंग टेस्ट होता था 15 मिनट, 15-15 मिनट हर सेक्शन के लिए। तो ये होता था टीयर 4। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था साथ में। तो ये जब हो जाने के बाद एसएससी खुद ही करवाता था अपना ये सारा काम। एसएससी जब सब कुछ करा लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आता है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, जैसे कि एमपी छत्तीसगढ़ का जो रीजनल ऑफिस है वो रायपुर में है। तो मैं रायपुर गया था, मैंने एमपी क्षेत्र से ही भरा था पेपर अपना। तो मेरा रायपुर हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं रायपुर गया था जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस वो भरवाते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए मतलब अपनी वरीयता रखनी है। तो मैंने जैसे कि नंबर तो हम लोग को एग्जाम के मालूम पड़ ही जाते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हमारे कितने मार्क्स है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के एनालिसिस करके हम ये जान पाते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कौन सी पोस्ट हमको मिल सकती है। इतना एनालिसिस खुद करना आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है किसी को तो करना चाहिए, दूसरे के भरोसे मत बैठे रहो। क्योंकि एग्जाम कर रहे हैं, नौकरी हमें करनी है, जिंदगी हमारी है, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैंने बिल्कुल। खुद एनालिसिस किया, मुझे एहसास हुआ कि भाई कि मुझे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर, और एक दो चीजें और थी, वो मिल रही थी मुझे पोस्ट। तो मैंने मुझे क्योंकि क्या है, एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर बनना था। क्या है कि, तो मैंने क्या है, सबसे पहले प्रेफरेंस पे मैंने अपनी प्रेफरेंस रखी, और जो प्रेफरेंस फॉर्म था मैंने वहाँ पे रीजनल ऑफिस में सबमिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के हम लोग आ गए। तो उसका फाइनल रिजल्ट आता है कि भाई आपको कौन सी पोस्ट मिली। पर लकीली मैं, अच्छा किस्मत थी मेरी कि मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरी थी एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की, मुझे वही मिल गई। तो अब ये हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है फाइनल, तो उसके कुछ समय बाद डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कितने फास्ट है। तो जैसे कि आपके पास वहां से जो आपका कार्यालय, जो आपका डिपार्टमेंट मिला है, तो वहां से आपको मेल आएगा और बाय पोस्ट आपको जानकारी आपके जो कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेजी जाएगी कि आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर है, और आपको इतनी तारीख को यहाँ पे डीवी के लिए मतलब पहले क्या होता है, डिपार्टमेंट एसएससी ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, वो अलग होता है।
डिपार्टमेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग कराता है। जैसे आईबीपीएस में होता है कि आईसीएयू बिल्कुल के टाइम पे इंटरव्यू में अलग डीबी होता है, और आपका जब बैंक में सिलेक्शन होता है बैंक अपना डीबी कराता है। वैसा ही यहाँ पे भी था। तो अपना एसएससी ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, वैसे सेम टू सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा सेंट्रल एक्साइज वडोदरा में हुआ था। यहाँ से हमको मेल आया था कि आपका डिवीजन शेड्यूल है। वो फिजिकल भी होता है, फिजिकल मतलब उतना टफ नहीं होता है। वॉकिंग होती है, साइकिलिंग होती है, वो सब करवा करके हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कंप्लीट करके उन्होंने 2 महीने के अंदर हमको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया था। तो ज्वाइनिंग हो जाने के बाद फिर मैंने तो थोड़ा समय का एक्सटेंशन लिया था, क्योंकि मैं बैंक में जॉब कर रहा था तो मेरा बॉन्ड था 2 लाख रुपए का। मुझे वो भी पे करना था, अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड भी सर्व करना था मुझे। तो वो सब करने के बाद फिर मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया वहाँ पे, यहाँ एक्सटेंशन लिया था। फिर मैंने मार्च में यहाँ पे रिसेंटली मतलब 21 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट। अब रही बात रैंक की, जो आप पूछ रहे थे कि रैंक कितनी इंपॉर्टेंट है। रैंक का इंपॉर्टेंस देखिए सर ऐसा है कि देखिए रैंक अगर होगी ना तो आप लोकेशन भरते हो। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया तो डिपार्टमेंट वाले सबसे पहले हमको एक फॉर्म भेजते हैं मेल पे, और कि भाई आपको लोकेशन कौन सी चाहिए। तो मैंने जैसे कि मैं मध्य प्रदेश क्षेत्र का, ललितपुर जो है हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्र के आसपास ही आता है, यूपीएमपी बॉर्डर पे है। तो मेरे लिए सबसे फेवरेबल पोस्टिंग थी भोपाल। तो मैंने पहली प्रेफरेंस में भोपाल भरा था, दूसरी प्रेफरेंस में मैंने जयपुर भरा था, तीसरी प्रेफरेंस में मैंने वडोदरा भरा था। तो ओके। चूंकि मेरी रैंक जो जिनकी मेरे से ऊपर थी तो उनको भोपाल मिल गया, जिनकी और बेहतर थी उनको जयपुर मिल गया, और जिनकी थोड़ी मेरी जैसी कम थी तो फिर मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो रैंक मैटर करती है लोकेशन की, क्योंकि नौकरी देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नौकरी कर लेते हैं कहीं पे भी लग जाए ऑल इंडिया तो वो चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग का होम सिकनेस भी रहती है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको घर पे जॉब चाहिए, और रहता है, सबको रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल। वो कोई गलत चीज नहीं है। तो अब वो फर्क पड़ता है रैंक, अगर रैंक अच्छी आई है हमारी तो लोकेशन हमारे हमको हमारे मन की मिल जाएगी। हम्म। वो चीज है थोड़ी सी। वो चीज रहती है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं अपना रैंक कितना था उस वक्त? रैंक सर एग्जैक्टली क्या है कि मेरे को याद नहीं है, क्योंकि 2020 में आया था रिजल्ट। ओके। 21 अप्रैल में आया था। मतलब जो अप्रैल में ही आपकी आया था आपकी जो रिजल्ट, याद पोस्ट नहीं। है, क्योंकि बच्चे काफी पूछेंगे कि वहां तक पहुंचने के लिए लगभग कितना रैंक अपने को, या वैकेंसी सर के वो हिसाब से? कैटेगरी वाइज रहता है सर वो कैटेगरी वाइज रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पूछता है ना, तो ऐसे ऐसे लोग भी, जैसे 11,000 के करीब वैकेंसीज थी, ठीक है। तो हम्म। वो कैटेगरी वाइज रहता है, जैसे कि जनरल की कट ऑफ गई अलग, SC ST OBC हैंडीकैप्ड, हर प्रकार के व्यक्तियों को नौकरी देती है भारत सरकार। तो हर व्यक्ति उसमें क्या होता है सीन के, आपके जो व्यक्ति है उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से रैंक मिलती है। जैसे कि जनरल की है तो जनरल में आप वैकेंसीज कितनी है उस हिसाब से रैंक के आधार पे, जैसे कई लोग हमारे साथ हैं जिनकी क्या होता है हर साल जो ना वो चीज चेंज होती है। हम लोग ऐसा मतलब स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए बोल नहीं सकते। इस बार 2022 में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 20,000 ज्यादा के है। करीब हाँ, प्लस ज्यादा है। वैकेंसीज हैं। हाँ, तो उस चीज के लिए हम कह नहीं सकते कि यार हमारी रैंक कितनी आएगी तो हमको ये पोस्ट मिल जाएगी। फिर हम्म। ये भी डिपेंड करता है ना सर, मैं उस चीज का वो लॉजिक भी बताता हूँ। क्या है हम्म। उस चीज पे लॉजिक ये भी है कि जैसे कि इस टाइम पे मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर की लोगों ने प्रेफरेंस पहले ज्यादा भर दी, और हम्म। जैसे कि हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की लोगों ने कम प्रेफरेंस भरी, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो गई कि वो हम्म। डिमांड एंड सप्लाई वाला हिसाब चलता है। तो फिर क्या हम्म। होगा कि जो हाई रैंक वाले होंगे उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा, जो लो रैंक वाले होंगे उनको सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाएगा। समझ इंटेलेक्चुअल। गया बात को, मतलब वो लॉजिक है उस चीज का। अगर मान लीजिए वो हाँ, हाई, मतलब अब जितना मान लीजिए लोग सर ज्यादा लोगों ने प्रेफर पहला बार, करेंगे उसके उतनी कंपटीशन बढ़ हाँ, जाएगी उसकी। उसकी उतनी रैंक होगी दोस्तों, वो चीज मिल जाएगी, वो तो स्वाभाविक सी चीज है। हम्म। तो जनरली क्या वही होता है मतलब इंस्पेक्टर जैसा रैंक में लोग आईबीपीएस में इनकम टैक्स होता है कि इंस्पेक्टर अगर वाले। टॉप मोस्ट बैंक कोई भर देता है तो हाँ, उसका ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, मेरी पहली प्रेफरेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही थी। और हम्म। हाँ लकीली मेरे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही भर गया। जब क्लर्क में मैंने पहला बैंक इलाहाबाद बैंक ही भरा था, तो लकीली इलाहाबाद बैंक ही मिल गया था मुझे। एक तो चीज वो और चीज मैं रही। आपसे पूछना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चे, कई बार थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का डाउन भी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अंदर 60-70% जो डेटा निकल के आता है हर साल का, कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा क्रैक करते हैं एग्जाम को। क्योंकि आप खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपने आपके आसपास काफी आपके दोस्त भी रहे होंगे, आपने काफी लोगों के बीच में पढ़ाई भी करी होगी जहाँ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते थे। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है खुद का इस बारे में? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना मतलब बहुत ही डिफरेंट चीज होती है। हाँ ये मानता हूँ मैं, बीटेक या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनको थोड़ा सा एज मिलता है, क्योंकि एज ऐसा मिलता है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स का मेन फोकस देखिए बताऊँ ना मैथमेटिक्स का ही था।
अभी तक, 2022 से पहले। अब 2022 में वो सारी चीजें वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, 2022 से पहले तक था, अभी वो थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया है। हम्म, तो क्या होता था कि मेन जो उन लोगों को मिलती थी ना, एज मिलती थी, वो मैथमेटिक्स की वजह से मिलती थी। पर ऐसा नहीं है कि मतलब मैथमेटिक्स यदि हमारी कमजोर है तो हम उसको बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतनी टफ नहीं है कोई चीज मतलब की नहीं जा सके। तो मतलब ऐसा जरूर, मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, मेरे बैच में 38 लोग हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में। हम्म, 38 में से शायद 32 या 33 लोग ऐसे हैं, 35 ऐसे लोग होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, हम तीन ही लोग ऐसे होंगे, दो तीन लोग होंगे जो बीकॉम या बीए या बीएससी कर रखी हो किसी ने, मतलब ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं, बहुत क्योंकि सारे उनको हैं। एक एज मिला है मैथमेटिक्स का, है ना। वो ठीक है, कुछ अब उसका किया थोड़ी जा सकता है भाई। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज है, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, मेरा एक पर्सनल अनुभव ऐसा है, तो लोग ऐसा मानते हैं। एक ये मतलब बीटेक वालों का वो सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। कई लोग रुकते भी हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो रुक जाते थे वो, है नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अगर मैथ, अगर ऐसा तो नहीं है कि हम 200 में से 200 मैथ्स में लाएं और इंग्लिश में हम मान लीजिए 50 नंबर लाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम्म, उनकी इंग्लिश कमजोर रही होगी तो उन्हें इंग्लिश में तो मेहनत मेहनत करनी पड़ी होगी ना। तो अगर मान लीजिए हमारी इंग्लिश कमजोर है तो मैथ्स पे मेहनत कर लें, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैनेज हो जाएंगी, करना तो पड़ेगा ही एट द एंड हमको। इस बार जो है एसएससी का थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बदल गया है। तो आप ऐसे एस्पायरेंट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग एग्जाम पैटर्न के पेपर ना केवल फाइट किए बल्कि क्लियर भी किए। तो आप एस्पायरेंट को जो पिछले 2-3 बार से एसएससी दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा इसके लेके निराश हैं कि ये एग्जाम पैटर्न बदल गया है तो हमको थोड़ा नुकसान हो गया है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि खुद को कैसे आगे रखें इन सब चीजों से। देखिए मेरा मानना, मतलब मेरा एक निजी एक सोच है जी। अगर जो ऐसा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं ना लोग, उन लोगों के लिए मेरा एक कहना ये है कि डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं हो आप। क्योंकि देखिए पैटर्न चेंज हुआ है तो सबके लिए हुआ है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो हुआ नहीं है। मैंने भी भरा है 2022 का फॉर्म, जस्ट बिकॉज रीजन भी उसका है कि मैं लोकेशन चाहता हूँ, कि लोकेशन अगर मेरे नंबर अच्छे आते हैं तो मैं लोकेशन अपने मन की चाहता हूँ, तो अगर नंबर अच्छे आते हैं तो मैं लोकेशन अपने मन की ले लूंगा। और नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर जहाँ पे है तो बेहतर तो है ही जीवन में। कहना मेरा ये है कि लोग ये सोचते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया तो अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। प्री क्वालिफाइंग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्री का सेम ही है सीन, पूरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीए है, वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। वो क्वालिफाइंग हो गया तो ठीक है, कुछ लोग प्री में रुकते थे, भाई वो नहीं रुकेंगे, अब आपको थोड़ी मेहनत करनी है, प्री आपका क्वालिफाइंग निकल जाता है, जैसा बैंक में होता है, प्री निकल गया मेंस दो, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है, ना टाइम का कोई चेंज है, ना सेक्शनल कट ऑफ है, कुछ नहीं है। तो वो आप कर सकते हो प्री। अब रही बात, हाँ मेंस में थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ भाई पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न ऐसा वैसा नहीं है कि हाँ थोड़ा सा क्या है, मैथ्स का वेटेज कम कर दिया, जो मैं आपसे बात कर रहा था, कि जो एज मिलता था भाई बीटेक वालों को, जिसकी शिकायत रहती थी लोगों को कि भाई के नहीं बीटेक वाले ज्यादा कर ले जाते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि वो हम लोग आपस में बात करते हैं तो गवर्नमेंट को भी तो सुनाई देती होगी ना बात, की नहीं यार, किसी एक विशेष जैसे किसी ने कर ली इंजीनियरिंग, अगर मान लीजिए वो अफोर्ड कर सकता था पहले इंजीनियरिंग करना, कोई व्यक्ति गरीब था, उसने नॉर्मली अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की है, तो वो क्यों पीछे रह जाए, और जिसने इंजीनियरिंग करके अगर 10 लाख रुपए खर्च करके या 5 लाख रुपए खर्च के इंजीनियरिंग कर ली है, तो भाई वो आगे हो जाए। तो उसमें गरीब बच्चे की तो गलती नहीं है ना, कि मतलब कि यार उसने, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बीटेक नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट ने जहां तक है, अगर ऐसा किसी अगर लगता है कि गलत, गलत कुछ नहीं है, बहुत सही किया है, सबको बराबर पे ला करके खड़ा किया है, ताकि किसी को ये नहीं हो कि यार ये लोग ज्यादा हो गए और हम लोग कम हो गए। तो वो चीज है, मैथ जैसे कि 30 क्वेश्चन कर दिए, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कर दिए, तो रीजनिंग तो आप फ्री में पढ़ ही रहे थे, मेन्स में भी पढ़नी है, और सिलेबस ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आया है। जीए हम फ्री के लिए पढ़ ही रहे थे, हाँ जीए के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऐसा पड़ गया कि अभी तक क्या होता था, प्री में एसएससी के लोग मैथ रीजनिंग इंग्लिश करके चले जाते थे, जीए जीएस छोड़ देते थे। पर अब उनको पढ़नी पड़ेगी, अब अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो मेन रोल प्ले करेगा ना वो जीए जीएस ही करेगा, क्योंकि जनरली क्या होता था, जिस चीज को हम छोड़ के जाते थे ना, वही चीज बैंक में भी ऐसा ही होता है, बैंक में भी सेम है, लोग बहुत उस चीज को ना नजरअंदाज करते हैं। मेरा मानना हमेशा से ऐसा रहा है कि भाई ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीज रही है मेरे से। सर मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आरबीआई असिस्टेंट एक एग्जाम होता है आरबीआई हम्म, में, हम्म, तो मैंने वो एग्जाम दिया था, मेरा प्री क्लियर हुआ था, और मेंस में मेरा रुक गया था। प्री में हम्म, क्लियर हुआ था क्योंकि मेरे करंट अफेयर्स वगैरह ठीक ठाक तैयार थे, उसमें 3 महीने तक के करंट अफेयर, 4 महीने तक के पूछे थे, मेरे प्री क्लियर हुआ। मेंस में बड़ा कॉन्फिडेंट था कि चलो हटाओ, अब क्या करना, 3 महीने को होगा, 4 महीने को होगा, सफिशियंट है। अब हुआ यूं कि वो उन्होंने करंट अफेयर 8 महीने पुराने तक के पूछ लिए, हाँ, और तब समझ में आ गया कि भाई आरबीआई मतलब वो चीज
कहाँ लैग कर रहे थे हम। बीट जब एग्जाम दे के उठे ना, तब मालूम पड़ गया था कि नहीं होगा हमारा, क्योंकि तुक्के लगाए ना। एट द एंड हमको पता था कि तुक्के लगाए, होना तो है नहीं है। तो वो चीज तब एहसास होता है। तो क्या था कि उस टाइम पे उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं, जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब 6 से 8 महीने तक की अगर अपन कर लेते हैं ना, तो हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उस चीज का जैसे कि एसएससी में अभी इंपॉर्टेंस बढ़ा है ना, तो मैं मानता हूँ कि सही है। मेरा मानना ऐसा है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को ऐसा लगता है कि मतलब कि अन्याय हुआ उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। सही है चीज, और सबको एक बराबर पे लाके खड़ा किया है, ताकि किसी को एक ऐसा नहीं हो कि किसी को एक बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से। सबको, सब सारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को उन्होंने समानता की दृष्टि से देखते हुए एसएससी ने ये काम किया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जी। चलते हैं प्रदीप जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि काफी सारे बच्चे जब जॉब लग जाती है, जैसे किसी का एसबीआई में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का आईबीपीएस में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का स्टेट गवर्नमेंट में हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि वहां जॉब करने वाले अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में इतना चल जाते हैं कि वो दूसरी चीज की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये चीज कैसे हाँ मैनेज करी? सर, मेरे साथ ना ऐसे बैंक में, पटवारी में, क्लर्क में, हर जगह ऐसे आदमी थे जो आज भी ये कह रहे हैं कि यार मतलब उनको निकलना है। पटवारी में जो है पटवारी, उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो आईबीपीएस पीओ है बैंक में, अभी आप रहोगे बैंक में, जैसे कि आप एक आध 1.5 साल हुआ, प्रोबेशन ही चल रहा होगा जैसे कि, तो जैसे रहोगे ना, समय धीरे धीरे क्या लगने लगता है लोगों को, करेंगे निकलना है। मेरे साथ कंडीशन क्या थी, देखिए हर व्यक्ति की एक सोच होती है, एक मानसिकता होती है। मैं आपको बताऊं, कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, यूपीएससी में भी देखे होंगे क्या, मैं लिटरली बता रहा हूँ सर आपको, कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब और बेहतर की चाह रहती, और बेहतर की चाह रहती। मेरे जानने में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आईआरएस सेलेक्ट हुए, आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हुए, उसके बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की, और फिर भी उन्होंने फिर आईएएस बने रहता है। हमारे साथ के पढ़ने वाली लोग हैं। और यहाँ पे जहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही, यहाँ पे ऐसे लोग हैं सर, जो मतलब बैंक से, मैंने बोला ना इंटेलिजेंस ब्यूरो से, और एसएससी खुद 3 बार निकाल करके, एक बार टैक्स असिस्टेंट बने, एक बार इनकम टैक्स में गए, एक बार यहाँ पे आए। तो ऐसा अकेला मैं नहीं हूँ कि मेरा ऐसा रहा है। अब रही बात मोटिवेशन की, तो देखिए सर, हर व्यक्ति के मन में एक चीज होती है कि अंतिम लक्ष्य हर व्यक्ति का निर्धारित होता है। थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत ये होती थी कि एग्जाम कभी कभार क्या होता था, कभी चीटिंग हो जाती थी, कभी लेट हो जाते थे। तो उसके बीच में ये सब चीजें आई। देखो लक्ष्य तो हमारा यही था कि हमें इंस्पेक्टर बनना है। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जैसे किसी व्यक्ति को बैंक में जॉब करनी होती है, तो उसका एक लक्ष्य रहता है कि हमको बैंक में जाना है। उसका कोई और वो सोचता नहीं उस चीज के बारे में। किसी का आरबीआई के लिए रहता है तो आरबीआई का रहेगा, किसी का यूपीएससी का रहता है तो यूपीएससी के लिए रहेगा। मेरा सिंपल सा फंडा था कि मुझे एसएससी करनी है। पर थोड़ा सा कहता था कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा था जहाँ पे नौकरी हमको 8 से 10 महीने, नोटिफिकेशन निकलने से ज्वाइनिंग तक हमारा हाँ, दस ये महीने से ये लेकर बात तो बारह है। महीने के अंदर हो जाती है ज्वाइनिंग। हम्म। तो एक वो थी हमारे लिए चीज। तो मेरा मानना ऐसा था कि भाई कि वो कर लो। तो क्योंकि एसएससी में क्या होता था कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल नोटिफिकेशन निकलने ज्वाइनिंग तक टाइम लग जाता। तो ऐसा था कि अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो फिर उसका फाइनेंशियल मॉनेटरी लॉस तो होता ही है, क्योंकि जो मिलना चाहिए था वो हमें मिला नहीं है। हम्म। और फ्रस्ट्रेशन जो होगी तो भाई वो तो अलग होगी ही। उससे बेहतर तो यही है कि मतलब कि हम कोशिश, देखिए सर, हमें ही करनी है, टाइम हमें ही निकालना है। करना तो कैसे भी करके है ही, करते हैं लोग। क्या होता है कि जनरली लोग नहीं कर पाते, वो लोग शिकायत करते हैं। क्या होता है कि लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ठीक है। ये बात बहुत मैंने अच्छी बोली है। हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में चले जाता है। मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे itself, मैंने आप इलाहाबाद बैंक का मैं सीन बताऊं आपको सर, मैं लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने 2 जुलाई 2018 को ज्वाइन किया था बैंक। ठीक है। और 4 जुलाई 2018 को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और 15 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना था मुझे वहां पे। ठीक है। इसलिए मैंने 5 दिन की सर्विस भी की थी और ट्रेनिंग भी कंप्लीट की थी, क्योंकि क्लर्क में 15 दिन का प्रोविजन है, 15 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, परमानेंट होने के बाद 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना हम्म। पड़ता है। तो मैंने 15 दिन का नोटिस पीरियड सर्व किया था। हम्म। क्योंकि क्या होता है, जनरली लोग सर ने मुझसे वहां पे पूछा भी, जो चीफ मैनेजर सर थे, एजीएम सर थे, कि बेटा अभी तो 2 दिन ज्वाइन करे हुए हो, तुम थोड़ी रहो। तो मैंने एक्चुअली क्या था, कंफर्ट जोन से मैं बाहर आ चुका था कि नहीं नहीं यार, मुझे करना है। पटवारी में भी मेरे साथ कई लोग थे जो तैयारी कर रहे थे एसबीआई पीओ की, आईबीपीएस पीओ की। लेकिन कुछ लोगों को क्या कंफर्ट हो गया कि अरे यार कौन पढ़े, अब कौन करेगा, मेहनत, आराम से सो, आराम, मतलब ऐसा चलता रहा। पर मेरे साथ ये सिनारियो नहीं था। मेरा कहना ये था कि अगर सुबह 7 बजे से मेरी 12 बजे तक की ट्रेनिंग होती थी, तो मेरी ट्रेनिंग कैसी थी सर, उसमें 6 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। या तो तीन आप चुन लो कि आपको सुबह 7 से 1 बजे तक चाहिए या फिर 1 बजे से 6 बजे तक का चाहिए। तो मेरा 1 बजे से 6 बजे के बीच में से था। तो मेरा सुबह भी मैं यूटिलाइज नहीं कर पाता, शाम भी यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो रिक्वेस्ट करके मैंने वहाँ प्रिंसिपल थे ट्रेनिंग सेंटर पे, उनको बोल करके मैंने सुबह 3 में करवाया, ताकि मैं दिन भर फ्री रहूँ।
और मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूँ, पढ़ूँ। कुछ लोग ऐसे थे हमारे साथ के, ऐसे थे जो पटवारी बन गए। उनने कहा यार अब सुबह 7 बजे कौन उठे यार, अब वो उठते ही 10 बजे थे। तो वो 10 बजे उठते थे, तो उनने उस टाइम का यूज नहीं किया। आज मेरे से बोलते हैं, फोन आता है, बातचीत होती है कि प्रदीप तुम्हारा सही रहा, तुम निकल गए। तो वो चीज होती है कि उस टाइम को यूटिलाइज करना, कंफर्ट जोन में आ जाना। आपने कहा हमको तो सोना है, हमको तो घूमना है। देखो कहीं ना कहीं तो हमें मतलब सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। हमको थोड़ा सा साइड में अपने जो हमारी चीजें हैं, मतलब जिनसे हमें एंजॉयमेंट मिल रहा है, थोड़ा सा तो हमें उन चीजों को साइड करना है अगर आगे बढ़ना है तो वो मैंने किया। और बैंक में पहुंच करके भी यही रहता था कि अब चूंकि आप खुद बैंक में हैं, आप समझते कितना हेक्टिक होता है। मेरी चीफ मैनेजर हेडेड ब्रांच थी सर। ओ। बहुत मतलब मेरी चीफ मैनेजर हेडेड ब्रांच थी। हम्म, मैं बताऊं सर, मेरे लिए तो 8 बजना नॉर्मल था। आठ साढ़े बिल्कुल। आठ बजना नॉर्मल था। मतलब बहुत बड़ी ब्रांच थी और क्या था, और जिले की सिर्फ एक ही ब्रांच थी वो, मैं जहाँ पोस्टेड था, है ना। तो अब इतना ज्यादा काम रहता था, इतना ज्यादा काम रहता था कि मैं सुबह 9:45 पे पहुंच गई बैंक। 10 बजे चालू होना है, 4 बजे बंद हुआ। लेकिन अब 8 साढ़े 8 पे आ रहे हैं, अब कब पढ़े बताओ। अब मतलब कब आदमी तैयारी करे, कब क्या करे, आप खुद सोचिए ना। कर ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी एक चीज थी मन में कि चलो तैयारी, मैंने आपसे शुरुआत में यही कहा था, हर व्यक्ति से यही कहूंगा, तैयारी सिर्फ हमें एक बार करनी होती है। अगर एक बार तैयारी हमारी अच्छी हो गई, तो फिर हमें केवल उसको ब्रश अप करना रहता है टाइम टू टाइम। अब आदमी मुझसे पूछते है, कोई व्यक्ति पूछता है कि सर आपने बैंक की और एसएससी की तैयारी कैसे की, साथ में नहीं होता कुछ। मेरी तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की ढंग से हो गई थी कि मैथ्स के हमने बेसिक समझ लिए थे, रीजनिंग के बेसिक समझ लिए थे, इंग्लिश के बेसिक अरे रूल थोड़ी चेंज होंगे किसी भी चीज के। रूल तो सेम ही रहेंगे ना हर जगह पे, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो आप। तो वो चीज मेरी अगर क्लियर एक बार हो गई थी, तो केवल हमें एग्जाम के हिसाब से अपने थोड़े से मॉक पेपर्स का थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, तो ब्रशअप करते रहेंगे तो हो जाता है। तो वो चीज मतलब मैंने फॉलो की थी, तो दिक्कत नहीं हुई। मैं बैंक में जैसे ग्वालियर में, सबसे पहले 1 साल ग्वालियर में पोस्टेड था। वहां पे मेरी स्केल 2 ब्रांच थी, मतलब तो छोटी ब्रांच थी वहां पे। अब स्केल 1 स्केल 2 देखो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं हाँ आपसे नहीं, बात कर रहा मेरे हूँ तो आप समझ समझ रहे गया, मैं समझ गया। हैं, है ना। तो स्केल 2 ब्रांच थी, वो छोटी ब्रांच थी। तो वहां पे ऐसा सच मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, देखो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं 6 साढ़े 6 बजे फ्री हो जाता था, और शाम को मेरे को 2 घंटे पढ़ने को मिल जाते थे। और सुबह थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ता था, 4:30 5 बजे के करीब, तो मैं सुबह समय निकाल लेता था 2 घंटे का। तो मेरा मानना है 3 4 घंटे पढ़ करके तो हम निकाल ही सकते हैं ना, कोई भी एग्जाम इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। वो किया। फिर सिर्फ जैसे कि 2018 वाले के टाइम के लिए बता रहा हूँ, फिर 2019 वाले में मैं चीफ मैनेजर हेडेड ब्रांच में था। वहां पे मुझे टाइम मिलता ही नहीं था, फिर शादी भी हो गई, ओ। तो परिवार को भी टाइम देना है, अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है उस चीज के लिए। अच्छा, तो आपने जब मतलब शादी शादी होने के बाद भी मतलब पढ़ाई कंटिन्यू रखी? हाँ, अरे नहीं, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है इस चीज में। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे खुद की माता जी, हाँ, मेरी बहनें बहुत सपोर्टिव है इस चीज में। हर व्यक्ति का कि मानना ऐसा फैमिली रहता का है, हर फैमिली का सपोर्ट भी किसी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, कि मतलब कि वो इतने शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फैमिली ने यदि सपोर्ट नहीं कर पाई किसी भी तरीके से। मेरे लिए तो देखिए सही बताऊं ना सर, मेरी मतलब जैसे कि मेरी दीदी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले, तो उन्होंने मुझे इतना पुश किया हर चीज के लिए कि नहीं भैया तुम कर सकते हो, नहीं बेटा तुम कर सकते हो, उन्होंने बहुत पुश किया। फिर जैसे कि मेरी शादी हुई, तो उसके बाद मेरी वाइफ ने भी हर चीज के लिए, इनफैक्ट वो तो आज भी मुझसे कहती है कि प्रदीप आप यूपीएससी की तैयारी करो, मैं जो होंगे देख लूंगी, अपना घर का काम सब संभाल लूंगी, आप तैयारी करो। अब जो बेसिक चीजें होती है वो कर दीजिएगा आप, बाकी मैं कर लूंगी। तो एक उनका सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट होता है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं चलो कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम एक मतलब एक कूप मंडूक शब्द होता है, हम सब कुएं के मेंढक थे, तो क्या होगा ना, तो हमको बाहर की दुनिया नहीं दिखती है। जब मैं सर लिटरली बता रहा हूँ ना, बैंक से जब छोड़ के, जैसे कि बैंक में हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा, और थैंक यू उसके लिए, बैंक के लिए। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैं सर जब ट्रेनिंग में गया, पुलिस ट्रेनिंग में गया, मैंने सीआरपीसी पढ़ा, मैंने आईपीसी पढ़ा, मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा। तो मालूम पड़ा कि सर दुनिया बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है करने को, और हमें ऐसा लग रहा था कि हम ही ऐसा कर रहे हैं। लोग सर 45 की एज में, 50 ईयर्स की एज में भी उनको इतनी डिग्रियां हैं कि मतलब उनका जो इंट्रोडक्शन देने वाले जो सर होते थे ना वहाँ पे, हम लोग पुलिस ट्रेनिंग में, उनको 10 मिनट लगते थे उनका इंट्रोडक्शन देने में, केवल कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब आप सोचिए कि इतने ब्रिलियंट लोग हमारे बीच में हैं, जो हमसे बड़े हैं उम्र में, और जब हमसे बड़े उम्र के लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल। हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही सही बात मुझे बोली। भी ऐसा लगता था कि मैं ये अकेला ऐसा हूँ जो कर रहा हूँ। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, हर मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ, लोग पीएचडी दो दो बार कर रखी है। अब एक बार करने में आदमी रो रहे हैं, पीएचडी दो दो बार कर रखी, कितने सर्टिफिकेशन कोर्स, मतलब बहुत बहुत वास्ट है, बहुत नॉलेज है लोगों को, बहुत कुछ लोगों ने किया है।
वो तो कुछ लोग कर सकते हो, तो मेरा मानना है कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। लोग ऐसे भी हैं जो कम्युनिटी, जैसे कि किसी रिजर्वेशन रहता है कुछ लोगों को, तो यूपीएससी में ऐसे ऐसे लोग भी जाते हैं, स्टेट पीएससी में जाते हैं कई लोग जो 35 35 36 36 साल के भी हो जाते हैं, 40 साल की उम्र में भी एसडीएम बनते हैं, होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो वो हम ढूंढेंगे नेट पे यूट्यूब पे तो हम मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब कर सकते हो जाता थोड़ा सा आप एसएससी सीजीएल में जो जैसे आपकी जॉब है। प्रोफाइल क्या रहती है, थोड़ा वर्कलोड टाइमिंग, अगर हम बैंकिंग से थोड़ा सा कंपेयर करें तो प्रोफाइल वगैरह कैसी रहती, थोड़ा सा इस बारे ये में तो अगर आप। ये तो बहुत सही सवाल पूछा आपने, ये तो बहुत जरूरी सवाल था। नहीं भी पूछता तो मैं बोलता खुद ही। क्या होता है कि बैंक एक पब्लिक डीलिंग, ठीक हम्म। है। और वहां पे बैंक में भी जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ब्रांचेस, समझते हैं केवल ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस में पब्लिक डीलिंग होती है, और ज्यादातर ऑफिसर डेप्यूट जो होते हैं वो ब्रांचेस में ही होते हैं मैक्सिमम। तो क्या होता है कि वहां पे हमको ज्यादा समय लगता है, वहां पे भी हायरार्की है, रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है। वहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं होती, तो वहाँ वर्क कल्चर थोड़ा सा लाइट रहता है। लाइट अब रहता है। जैसे कि मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ पे मैं ब्रांच में वहाँ पोस्टेड था, तो मेरा बहुत हेक्टिक काम होता था, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक शाम को लगे ही रहता था कंटिन्यूसली। ऑडिट वगैरह होती थी तो 10 10 भी बज जाते थे, और कैश की किताबें भी हमारे पास ही रहती थी, तो भाई और डिफिकल्ट होता था वो मैनेज हम्म। करना। अब यहाँ पे जब आए तो थोड़ा रिलैक्स था। रिलैक्स इन द सेंस क्या है, हाँ कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो पब्लिक डीलिंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो रिलैक्स की वही हो जाती है कि रिस्क अब नहीं आपको है, रोज किसी के मतलब जो साथ, फाइनेंशियल हाँ, रिस्क जो होती है वो नहीं रहती। हाँ फाइनेंशियल रिस्क नहीं है आपको, पब्लिक डीलिंग नहीं है। क्योंकि बैंक में हमें 10 प्रकार के आदमी मिलेंगे। देखो ग्रामीण परिवेश के भी लोग आते हैं, सेमी अर्बन एरिया से भी आते हैं, अर्बन एरिया से भी आते हैं। कई लोगों को समझाना डिफिकल्ट होता है, कई एक बार की में समझ जाते हैं। पर जैसे कि ये जॉब है हमारी, जैसे कि यहाँ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की कस्टम्स में, तो हमें जो भी मिलेंगे ना लोग, तो एक क्या है कि एजुकेटेड बैकग्राउंड से मिलेंगे। अगर थोड़ी सी चीजें हम समझाएंगे ना उनको, तो वो भी समझ जाएंगे। तो एक वर्क कल्चर का तो ऐसा है कि हाँ सर थोड़ा सा रिलैक्स तो है यहाँ पे, कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली इजी है। जो बैंक में जॉब करके आया और जो यहाँ पे आया ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सही है। लेकिन जो शुरुआत में यहाँ पे कर रहा हो, तो उन लोगों को हो सकता है शिकायतें भी हों। मुझे सही हम्म। लगता है कि नहीं, मैं सही जगह पे आया हूँ, क्योंकि मैंने इतना काम किया है दिन में 10 से 12 घंटे के, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सही है। जो मुश्किल परिस्थिति बस, में रह के आता है उसको फिर आगे की परिस्थितियां आसान रहती हैं हाँ उसकी। बस वही चीज है। मतलब हमसे भी यहाँ पे भी जो हमारे जूनियर्स हैं, तो वो भी हमसे ये बोलते हैं कि सर आपको ऐसा अभी, मैं कहता यार यार तो काम ही नहीं है मेरे पास। तो वो यही बोलते हैं कि सर आप बहुत काम करके आए हो ना, इसलिए आपको यहाँ काम नहीं लग रहा है। अगर आपने यहाँ पे शुरुआत से लगे हो तो आपको ऐसा हो सकता है, लगता है कि काम बहुत ज्यादा है। तो ना होता है, ठीक है, वो चीजें होती है। थोड़ा सा मैं ये यहाँ पूछना पे जो चाहूंगा कि इस बार हुआ क्या है कि एसएससी सीजीएल आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ नाबार्ड का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये 4 5 नोटिफिकेशन एक साथ आए हैं और हम्म, आपने इनमें से 3 4 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। तो जो बच्चे अभी हम्म। तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस पे ज्यादा जोर दें। देखिए सर, मेरे साथ भी ये कंडीशन फंसी थी 2018 में। हम्म। सेम कंडीशन हुई थी। मेरा एसबीआई पीओ एग्जाम, और उस टाइम पे मेरा यूनियन बैंक में सिलेक्शन हो गया था। तो मतलब सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ था, और एसबीआई पीओ का फॉर्म आ गया था, तो मैंने भर दिया था। तो मेरा एसबीआई पीओ का प्री, यूपीएससी का प्री, और एसएससी सीजीएल 2018 का प्री, तीनों हम्म। लाइनअप थे 8 9 10 तारीख को। 8 जुलाई, ओके। 9 जुलाई, 10 जुलाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए इस परिस्थिति में। तो मेरे को ये समझ में आया कि यूपीएससी तो देखिए भाई क्या हमसे होना नहीं है अभी, क्योंकि हमारी तैयारी उतनी नहीं है जितनी स्तर की हम्म। चाहिए पड़ती है, वो नहीं होना। तो उस हम्म। चीज को हमने रूल आउट कर दिया। एसबीआई पीओ की बात आई, तो फिर हमने उस चीज को रूल आउट ऐसे कर दिया कि हम पीओ तो बन ही गए हैं बैंक में, कितना डिफरेंस होगा एसबीआई पीओ सैलरी में, आईबीएस पीओ सैलरी में, थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जेआईबी सीआईबी क्लियर करके हम उस चीज को बराबर कर लेंगे। हम्म। तो ये चीज ये हुई। अब क्या हुआ, रूल आउट वो चीज होगी कि पीओ तो बन ही गया, एसबीआई पीओ के लिए क्यों पीछे भागे। हम्म। तो अब क्या किया जाए, अब चीज आई कि भाई एसएससी। तो क्या था कि मेरे पास एक जॉब थी पहले से, हम्म। इसलिए मैंने एसएससी को चुन पाया, ठीक है। अब बहुत क्या अच्छा। होता है कि जैसे कि जो आप अब जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो हम्म। हर व्यक्ति के परस्पेक्टिव से ना अलग अलग आंसर्स होते हैं, क्योंकि ना चीजें इतनी ईजी नहीं होती। जितना आसान सवाल होता है ना, उतना आसान जवाब देना नहीं होता। बिल्कुल क्या बिल्कुल। जैसे कि आपने सवाल पूछा, तो हर व्यक्ति के परस्पेक्टिव से वो अलग अलग चीज अलग होगी। अलग जैसे कोई होगा। व्यक्ति वर्किंग होगा, जो हम्म। व्यक्ति वर्किंग होगा और बेहतरी की तरफ चाह रहा होगा, अगर उसकी तैयारी, जैसे कि उसका मान लो जैसे कि नाबार्ड का पेपर है, और हम्म। मान लीजिए एसबीआई का भी आ गया, एसएससी का भी आ गया, तो हम्म। अब उसको डिसाइड करना है कि जैसे कि अब जैसे कि उसको बैंकिंग इंडस्ट्रीज में रहना है ना। हम्म। तो वो एसबीआई के लिए दे, प्रेफरेंस उसको रखे, मतलब अपनी। उसको जैसे कि अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना है तो नाबार्ड के लिए रखे।
है ना। हम्म, और जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे लिए प्रेफरेंस थी कि मुझे एसएससी में जाना, तो मैंने उसके लिए प्रेफरेंस रखी थी। तो जैसे कि जिसकी जो प्रेफरेंस, अगर जॉब कर रहा है तो वो उस हिसाब से सोचे, अगर जॉब नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उस बिल्कुल। कंडीशन में होना उसके चाहिए लिए कि जॉब आपको ज्यादा किस चीज जरूरी को है, पहले प्रायोरिटी जॉब दिया। पाना जरूरी है। हाँ, पहले जॉब ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको सर्वाइवल करना है ना। अगर जॉब हो जाएगी तो फिर आपके लिए ऑप्शंस हैं। जॉब नहीं हम्म, हुई ना, तो फिर आप तीनों चारों तरीके से चले जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा एट द एंड। कुछ हाथ नहीं। में कुछ नहीं लगेगा। इससे अच्छा क्या है कि जो चीज आपको लगता है कि हाँ, अब क्लर्क का पेपर आया मान लीजिए, तो हम्म, आप ये सोचो कि भाई हमसे अगर क्लर्क निकल रहा है, तो हम्म, आप क्लर्क पे ज्यादा जोर करो, उस पर ज्यादा फोकस करो और वो निकाल लो। भाई अपॉर्चुनिटी तो फिर आएंगी, एसएससी का पेपर तो फिर होगा अगले साल, एसबीआई का अगले साल होगा। अगर मान लीजिए इस बार क्लर्क बन गए और आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो आप फिर से दे देना। तैयारी अगर करी है आपने ईमानदारी से और आप करना चाहते हो ईमानदारी से, तो आप कर लोगे, है हम्म, ना। तो कहना मेरा ये है कि पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जॉब हो हमारे पास, ना कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं अब हम फंस गए, अब हम क्या करें। अब उसमें आपकी गलती तो नहीं है ना, कि मतलब यार कोलाइड कर गया एग्जाम। वो आपके साथ परिस्थिति नहीं आएगी, वो सबके साथ आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति की नौकरी नहीं होती ना, वो हर पेपर भरता है। मैंने भी बिल्कुल, भरे, आपने भी भरे, सब लोग हर पेपर बिल्कुल, भरता है वो। तो वो बिल्कुल। जो परिस्थिति आई वो सबके लिए आई है। तो अब उसमें हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमें कोशिश यही रखनी चाहिए कि मतलब प्राथमिकता किस चीज को देनी है वो तो हमारे ऊपर है ना। वो तो हमारे। हम प्राथमिकता अपने अनुसार सेट करें और काम करें उस चीज के हिसाब से। तो वो सिंपल है, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रदीप जी, मैं आखिरी दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। उसमें पहला क्वेश्चन अब यह है कि कई बार मैंने देखा स्टूडेंट को, जब मैं तैयारी करता था उस टाइम पे भी, कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जो मेंटल टफनेस जो होती है, क्योंकि जब आदमी स्कूल में कॉलेज में होता है तो उसकी जिंदगी अलग तरह की होती है, और जब वो कंपटीशन में उतरता है तो वहां ना मैंने देखा जो मेंटल टफनेस होना बहुत जरूरी है। मेहनत तो अपनी जगह है ही। तो आपने इतना जीवन का अनुभव लिया है, अलग अलग पेपर दिए हैं आपने, दिल्ली की भी दुनिया देखी है, ललितपुर की दुनिया भी देखी है, इंदौर का जैसे आपने बताया, आपने एसएससी के भी स्टूडेंट्स के साथ आप रहे होंगे। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मेंटल टफनेस और हार्डवर्क इन दोनों को साथ लेके कैसे चलें? सर देखिए, मतलब थोड़ा मेंटल टफनेस के लिए देखिए, हार्डवर्क तो ऑप्शन नहीं है देखिए हमारे पास, हार्डवर्क करने के अलावा, ठीक है। हम्म, तो वो तो हमें करना ही है। अब मेंटल टफनेस के लिए देखिए सर, क्या होता है कि हम इजी डिसीजन तब ले पाते हैं जब हम मतलब वैसी परिस्थितियों में मतलब अपने आप को ढालते हैं, वैसी परिस्थितियों से निकलते जाते हैं। जैसे कि जीवन में क्या होता है कि हम जैसे कॉलेज में रहते हैं, हम स्कूल में रहते हैं, तो उस टाइम पे अमूमन क्या होता है कि हमारा कंपटीशन जो होता है ना, अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, तो 100 का 9 में अगर एक होशियार है तो वो हम्म, होशियार नहीं है ना। हम्म, और 100 होशियारों में अगर एक गधा है ना, तो वो मैं मानता हूँ ज्यादा बेहतर है उससे। हम्म, तो वो चीज मैं मानता रहा हूँ हमेशा से, और मतलब बहुत फर्म बिलीवर हूँ मैं इस चीज का। तो कहना मेरा ये है कि जैसे कि हमारा कंपटीशन वहां पे कम लोगों से था, बाहर जाएंगे ना तो बाहर की दुनिया में ना कंपटीशन अनलिमिटेड है, हर चीज में हो बिल्कुल, और आजीवन रहेगा, जब तक हमारे जीवन है तब तक कंपटीशन है। तो क्या होता है कि मेंटल टफनेस जो आती है ना, वो जैसे जैसे हम परिस्थितियां देखते हैं, जैसे जैसे हम झेलते जाते हैं ना, देखिए वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कि मेहनत करके हमने ग्रैब कर ली, या कोई हमको उसका कोर्स होता है, हमने कोर्स कर लिया और हमने सीख गए उस चीज को, ऐसा तो होता नहीं है। मेंटल टफनेस कैसे आएगी? मेंटल टफनेस आएगी जैसे जैसे हम परिस्थितियां देखते हैं, जैसे जैसे हम परिस्थितियां झेलते हैं, हम ओवरकम करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चीज हम खुद करें। देखिए जब तक हम कोई चीज खुद नहीं करेंगे ना, तब तक हम उस चीज को ना सीख पाएंगे, और ना हम मतलब वो मेंटल टफनेस जो है ना अचीव करने के लिए, वो हम कर भी नहीं पाएंगे। मेरे साथ परिस्थिति ऐसी रही कि मैं जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, मैं 3 साल मैंने ग्रेजुएशन करी, 1 साल मैंने तैयारी भी की, जैसे कि 6 महीने करी वहां पे। तो मेरे 3.5 साल के टाइम स्पेन में वहां पे मेरे पेरेंट्स को मैंने एक बार भी नहीं बुलाया कि मेरा कॉलेज में एडमिशन होना है और मेरे साथ चलो। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई घर पे रह करके करी, 15 साल का था, 16 साल का। उसके बाद जैसे कि मैं इंदौर गया, मैंने वहां पे स्कूल में मेरी मम्मी सिर्फ एक बार गई थी मेरा एडमिशन कराने के लिए हम्म, कि एडमिशन हुए। उसके बाद मैंने सेकंडली कभी भी ना मैंने मम्मी को बुलाया, ना मैंने पिताजी को बुलाया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से था। तो क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, परेशान होंगे, पैसा खर्च होगा, अननेसेसरी क्यों परेशान करें हम अपने माता पिता को। तो वे सोचता था कि यार वो पैसा बचेगा, वो टाइम बचेगा तो कहीं और इन्वेस्ट हो जाएगा। तो वो हम्म, चीज तो यार हमें खुद ही सीखनी पड़ती है कि मतलब कि नहीं यार, हमें अपने माँ बाप के लिए सोचना है तो करना है। तो वो डिसीजन हम जब 17 साल के थे तभी हमने ऐसी चीज सोच ली थी कि नहीं यार, किसी को परेशान नहीं करना, हमें अपने निर्णय खुद लेने हैं। अब चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, अब गलत हुए तो कोई जान तो ले नहीं लेगा हमारी, गलती होगी तो सुधारेंगे, उसकी जो पनिशमेंट होती होगी वो ले लेंगे, और इससे ज्यादा क्या होगा। तो वो बिल्कुल, चीज आई। जब मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली पहुंचा, तब मेरे मम्मी पापा कोई गए ही नहीं, कि मतलब कि क्या, मेरे पापा ने बोल दिया कि नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराना है, तुम घर पे रह के कर लो, क्या करोगे इतनी दूर जाकर के। नहीं, मैंने कहा पापा जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम खुद कर लेना। मैंने कहा कर लूंगा मैं।
17 साल का था, 18 साल का मैं मैं गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। कुछ नहीं पता दिल्ली का, डी भी नहीं जानते थे कि भाई क्या होता है। गए, जनरल डिब्बे में बैठ गए, पहुंच गए दिल्ली। मेट्रो नहीं देखी थी कभी। मतलब चढ़ गए, पूछ पूछ करके यहाँ वहां से कर रहे काम। कॉलेज मतलब सब चीजें, फिर वो क्या होता है कि जब हम करते हैं ना तो वो होते होते हो जाती है, और हम पता अपने आप वो चीज ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम सीखते जाते हैं चीज, कि मतलब कि यार ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमें क्या करना है, अब ऐसी परिस्थिति आएगी, क्योंकि पता है एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वैसे लाइफ में ना चीजें रिपीट होती हैं। अगर हमने खुद से चीजें की होंगी ना तो हम पता हर चीज को डील कर सकते हैं। अगर हमने खुद से नहीं किया ना, हमने झेला नहीं है ना सिचुएशंस को सर, तो हम कभी डील नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि मैंने हर चीज खुद से करने की कोशिश की है, और गलतियां हुई हैं, नो डाउट बहुत गलतियां हुई है, और बहुत नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये हुआ है कि उससे मैं 29 साल का हो गया हूँ सर, लेकिन मैंने 29 साल की उम्र में बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब खुद से करके ना बहुत कुछ सीखा है। और हो सकता था अगर मेरे पेरेंट्स हमेशा पीछे खड़े रहते ना मेरे, कि नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूंगा धक्का लगाने के लिए, तो हो सकता था कि जो मैंने सीखा है वो मैं नहीं सीख पाता। है नहीं है, तो वो चीजें थोड़ा सा देखो खुद हमें जज करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या होता है इसमें, पेरेंट्स का भी वो रहता है कि बच्चे अगर कर रहे कोई चीज तो उन्हें करने दीजिए। अगर बिल्कुल। गलती होगी तो हम इस डर से बैठे रहेंगे गलती होगी और हम करें ही ना कोई चीज, तो वो ऐसा नहीं चलता ना सर। करना तो बिल्कुल पड़ेगा, गलतियां भी होंगी, सीखना भी पड़ेगा। क्योंकि जो उसकी सजा होगी बाहर की दुनिया की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, वो तो घर वाले हर खुद ही वक्त लड़नी लड़ेंगे। पड़ेगी आपको, और मेंटल टफनेस उसी से आएगी। आज इतना इजी नहीं होता है, मतलब सर मैं एक बात कहूँ आपको, आप भी ये चीज सीख गए होंगे जॉब करते हुए। जितना इजी जॉब, मतलब जितना डिफिकल्ट जॉब लेना होता है ना, उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट ज्यादा होता है जॉब डिफिकल्ट, करना। ये आज तो हम मैं भी लोगों को समझ। लगता है कि मतलब कि हमारी जॉब लग जाएगी ना तो हम ये हाँ, कर लेंगे वो कर लेंगे, जिस दिन जॉब लगेगी ना उस दिन सब ज्ञान हो जाएगा कि मतलब कि यार कि अब क्या, जितना डिफिकल्ट जॉब लेना है उससे कई गुना ज्यादा जॉब करना होता है। जॉब करना भले है। ही क्यों हम चार में देखते हैं कि अरे वर्दी मिल गई, ऑफिस बैंक में बैठे, चलो इनके जलवे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि अरे मैनेजर का क्या सही रहता काम, एसी में बैठना है, चाय पीना, मैं भी यही सोचता था। जब बन गए खुद, जब मालूम पड़ गया कि क्या होता है, एसएससी में इंस्पेक्टर थे बने, तो मालूम पड़ गया भाई कि चार एक अलग चीज है, जॉब करना एक अलग चीज है, वो जॉब क्या है करना दूर के अलग दूर चीज है। बात है। वही है, तो वो मेरा मानना है, तो मेंटल टफनेस करने से आएगी। बाकी वर्क हार्ड तो देखो हमें करना ही पड़ेगा ना, तो वो उसका कोई वो उपाय नहीं है। एक फाइनल एडवाइस आप जो हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको देना चाहें कुछ। किस एस्पेक्ट मतलब यही जो एग्जाम आ रहा है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, क्योंकि काफी 20,000 वैकेंसी आई है, आईबीपीएस का भी आया है, तो एक नॉर्मल कॉमन एडवाइस कोई अगर आप शेयर करना चाहें अपनी तरफ से कोई। नॉर्मल है, देखिए जैसे कि देखिए मैंने पहले भी बोली है, चीज की स्ट्रेटेजी हर व्यक्ति की अपनी होती है। तो मैं एक जैसे कि एक बता दूं कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, और सब ऐसा कर लीजिए, तो वो अगर फॉलो करने लग जाए आदमी, तो क्या होता है हर चीज हर व्यक्ति के लिए हर चीज एप्लीकेबल नहीं होती। हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है और परिस्थितियां अलग रहती हैं, तो उसका मतलब वो तो होता नहीं है कोई भी। हाँ मेरा कहना ये रहता है कि जैसा मैंने आपसे पहले मतलब बोला है कि जो चीज हमारी कमजोर है, तो मतलब हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसे कि बैंक में सेक्शनल कट ऑफ जाती है, तो कोशिश ये करें कि हम उस चीज के सेक्शनल कट ऑफ निकालें। और बाकी चीज जैसे कि जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, तो भाई हम उस चीज को थोड़ा और इतना इंप्रूव कर लें ताकि हमसे गलती हो ही ना। उस चीज के लिए मॉक पेपर में ज्यादा प्रैक्टिस करें। रही बात एसएससी की, तो एसएससी में भी सिनारियो वही है, थ्री का पेपर तो सेम ही है, तो वो क्वालिफाइंग हो गया है तो एक प्रकार से अच्छी बात ही मैं मानता हूँ। तो कई बार ऐसा होता था ना, लोग वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते तो कोई मेंस भी देने को नहीं मिलता था। अभी क्या है, क्वालिफाइंग है, अगर क्वालिफाई कर लिया तो वेल एंड गुड, मेंस देने को मिलेगा आपको। तो उसके लिए भी कहना यही है कि जैसे कि कोई भी एग्जाम हो, भले वो यूपीएससी को, आरबीआई ग्रेड बी को, किसी भी कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन करो, हर व्यक्ति यही कहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करना ही पड़ेगा। यूपीएससी के लिए भी देख लो, चाहे आप आरबीआई जैसे ग्रेड बी एग्जाम के लिए देख लो, स्टेट पीएससी के लिए देख लो, एसएससी के लिए देख लो, हर व्यक्ति यही कहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा हो सके, रिवीजन इज द की। मतलब जैसे कि इंग्लिश में आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने हैं, तो यार कोई उसका ये नहीं है कि 100 एंटोनिम दे दिया हमने, 100 एंटोनिम दे दिया आपको, आप पढ़ लो और याद कर लो हो जाएगा। अरे एक बार पढ़ने से अगर हो रहा होता ना तो हर किसी का ही हो जाता, बिल्कुल फिर लोग तो फेल ही नहीं होते। भाई हमें रिपीट करनी पड़ेगी चीजें, उसको इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा ना कि चीजें दिमाग में बैठ जाए, हम देखें और हमें आंसर आ जाए। तो तभी होता है वो, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब, तो रिवीजन इज द की, हम जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा हमको चीज आएंगे। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा इसके लिए। हुआ यूं था सर, मेरे को टाइपिंग टेस्ट नहीं आता था, 2017 की बात है, 2017 एसएससी की बात है। टाइपिंग टेस्ट होना था, टाइपिंग आती नहीं थी। अब मेरे पास थे 7 से 8 दिन केवल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लॉजिक लगाया बड़ा, कि मैंने कहा एक दिन में अपन 1 घंटे टाइपिंग करेंगे, तो मतलब 1 महीने करते तो 30 दिन, 30 दिन में हो जाती है नॉर्मली टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक। अगर कुछ भी नहीं आता तो 30 दिन में आप कर सकते हो।
तो मैंने कहा, अब 30 दिन तो है नहीं, 6-7 दिन है, तो एक काम करेंगे, दिन के 5 घंटे करेंगे, 6 दिन में 30 घंटे हो गए तो हो जाएगा काम, क्या दिक्कत है। और मैंने वो किया भी। और जब टेस्ट देने बैठा तो उंगली नहीं चले वो। तब एहसास हुआ कि पता, रिवीजन इज लाइक, मतलब की अब वो जब 2018 वाला पेपर मैंने दिया, तो मैंने क्या हुआ सर, मैंने जो, जब मैं 2017 का दे रहा था ना टाइपिंग टेस्ट, तो एक भैया ऐसे थे वहां पे जिन्होंने 15 मिनट का टेस्ट 9 मिनट में कर लिया था। ओ। तो जब मैंने उनको देखा तो मेरे बाजू में थे, जब पेपर खत्म हो गया मैं बाहर गया, मैंने कहा भैया यार आपने कैसे किया, कहने लगे मेरी प्रैक्टिस है बहुत अच्छी, इसलिए हुआ है। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँ, तो कह रहा वो मैं कैसे बताऊँ, प्रैक्टिस कैसे करूँ, तो आपको करनी है, आपकी सोच है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, चलो बात हो गई, वहां से खत्म हो गई बात। जब मैं 2018 वाले के लिए गया तो मैंने सोच लिया था कि भाई अब तो करना ही है एट द एंड। तो फिर मैंने उस चीज के लिए सर, मतलब मैं डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करता था। वो हम लोग ये सोचते ना कि अब 10 दिन में हम हर दिन 3 घंटे कर लेंगे तो 10 दिन में 30 घंटे हो गए तो काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, एक मसल मेमोरी भी होती है, एक सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी भी होती है। जब मैंने 2018 वाले का दिया ना 15 मिनट का पेपर, मैंने 12 मिनट में किया था। हम्म। ठीक है। तो मेरी भी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैंने वो 12 मिनट में कर लेती थी। तो वो चीज ऐसा नहीं है कि की नहीं जा सकते, मैंने खुद ही अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट देखे थे कि मतलब मैंने प्रैक्टिस की, करता गया, डेली करता था। बैंक जाता था मैं 10 बजे, पौने 10 पे, मैं 7:30 बजे बैठ जाता था टाइपिंग करने के लिए, 8:30 बजे तक टाइपिंग करता था डेली सुबह, क्योंकि वही काम रह गया था मेरा, प्री निकल गया, मेन निकल गया, टीएल 3 निकल गया। अब काम एक है, वही नहीं कर पाओ तो फिर कैसे ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे चैनल पे आए। हमारी दुआ आप लोग आपके साथ है कि जिस पद पे आप हैं उससे और आगे बढ़े। जैसा कि आपने बताया है कि आप यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी का आपका मूड है देने का। तो हमारी दुआ है। मैं अपने अनुभव से जितनी देर आपसे बात करी, तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं भी बैंक में हूँ और मैं काफी लोगों से दिन भर में मिलता हूँ। लेकिन जो मजा जी। आपके साथ आया बात करने में, तो लगा कि एक एसएससी लेवल जो फाइट करके निकलते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के पेपर देते हैं, उसके बाद व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है, एक अनुभव का कितना फर्क पड़ता है व्यक्ति के। क्योंकि आपके साथ बात करने से जो रोमांच मेरे खुद के मन में इतना पैदा हो गया कि मैं भी अब सोच रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल इस साल का मैं भी फाइट करता हूँ। तो बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद प्रदीप जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद।